अपने माँ बाबूजी को कहो यहाँ से चले जाएं, वरना मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। विनोद जी अपने कमरे में किसी गहरी सोच में बैठे हुए थे। तभी उनकी पत्नी किरण आती हैं और चाय की ट्रे टेबल पर रखकर कहती हैं, यह लीजिए आपकी चाय, मैं बढ़िया अदरक वाली चाय बनाकर लाई हूँ। विनोद जी अपने ख्यालों में खोए हुए होते हैं और वह सुन नहीं पाते। वह दोबारा कहती हैं, यह लीजिए आपकी चाय। तो विनोद जी चौंक कर कहते हैं, क्या कहा तुमने? किरण जी कहती हैं, मैंने कहा मैं चाय लाई हूँ, कहाँ खो गए हो आप? विनोद जी बोले, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था। जब बेटे की नौकरी लगी थी तो शहर में घर इसलिए बनाया था कि हम भी बेटे बहू के साथ ही रहेंगे। एक ही बेटा है हमारा। शहर में घर बनाए हुए भी 5 साल हो गए और अभी बेटे की शादी को भी तो कितने साल हो गए हैं। पोता तो 2 साल का हो गया होगा, लेकिन अभी तक हम उनके पास नहीं जा पाए। बस अब मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, तो अब बच्चों के साथ ही रहेंगे और जिंदगी बची ही कितनी है हमारी। तो उनकी पत्नी ने कहा, आप सही कह रहे हैं, मेरा भी पोते के बिना दिल नहीं लगता है, बस बच्चों के पास ही जाकर रहेंगे। विनोद जी बोले, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, जमीन भी जोताई पर दे दी है। 6 महीने में एक बार चक्कर लगाया करूंगा और बाकी बात फोन पर हो जाया करेगी। उनकी पत्नी ने कहा, ठीक है, आप जैसा सही समझे। विनोद जी बोले, तुम जाने की तैयारियां शुरू कर दो। 10 दिन में हम सारा काम निपटा करके अपने बेटे और पोते के पास शहर में चलेंगे। निशा भी आने को बोल रही थी, उसको मना कर देते हैं, यहाँ ना आए, सीधा शहर में आए, उधर ही हम लोग मिलेंगे उसके भाई के घर में। किरण जी ने अपनी बेटी के बारे में सोचकर कहा, मैं अभी उसे फोन कर देती हूँ। कहते हुए उन्होंने अपनी बेटी को फोन किया और अपनी पैकिंग का सारा काम निपटा करके दोनों पति पत्नी बेटे के पास जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने बेटे को अपने आने की खबर नहीं दी थी। बिना बताए ही वो बेटे बहू के पास जा रहे थे। वह अपने बच्चों को सरप्राइज देना चाहते थे। उन्होंने पहुंचकर डोरबेल बजाई तो उनका बेटा बाहर आया और बाबूजी को देखकर चौंक गया। बेटा अपने माँ बाबूजी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह माँ और बाबूजी के पैर छूता है और दोनों को अंदर ले जाता है। बेटे की पत्नी अभी तक सो रही थी। अरविंद माँ बाबूजी को कमरे में बैठा करके अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे उठाते हुए बोलता है, देखो आयशा, माँ बाबूजी आए हैं गांव से, जल्दी से उठ जाओ। नींद में जब आयशा को पता चलता है कि उसके सास ससुर आए हैं तो वह हड़बड़ाहट में उठती है। उसने सुबह सुबह लोअर टी शर्ट पहना होता है। आयशा जल्दी से खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े चेंज कर लेती है। कपड़े चेंज करके माँ बाबूजी के पास जाती है और उनके पैर छूती है। माँ बाबूजी उसे आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं, वह बहू, हमारा पोता कहाँ है? तो बहू जवाब देती है, बाबूजी अभी वह सो रहा है। तो वह बोले, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उसे सोने दो, बाद में ले आना जब उठ जाए। वह अपने पोते से मिलने के लिए, उसे गोद में लेने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे थे। आयशा किचन में आती है और चाय नाश्ता तैयार करती है। तभी निशा भी अपने दोनों बच्चों और पति के साथ अपनी गाड़ी में वहां आ जाती है। अरविंद अपनी बहन, जीजा जी और भांजे भांजी को देखकर बहुत खुश हो जाता है, पर आयशा को इस तरह से सबका अचानक आना अच्छा नहीं लगता। फिर भी वह सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। संडे का दिन था। अरविंद सबके आने से बहुत खुश था। वह माँ बाबूजी के साथ खूब बातें कर रहा था। इधर नाश्ते से निपटकर घर की साफ सफाई शुरू हो जाती है। साफ सफाई खत्म होते ही फिर से खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। निशा खाना बनाने में अपनी भाभी का हाथ बटाती है और किरण जी भी छोटे मोटे कामों में दोनों का हाथ बटा देती हैं। उसके बाद 4 बजे की चाय के साथ पकोड़े भी शुरू हो जाते हैं। इस तरह पूरा दिन खाना बनाने और बाकी के कामों में निकल जाता है। ऐसा पहली बार हुआ था कि सास ससुर और बेटा बेटी सब इकट्ठे हुए थे। इन सब से आयशा घबरा गई थी। अगले दिन अरविंद सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता है। आयशा और उसके सास ससुर घर पर रह जाते हैं। इस तरह 1 हफ्ता निकल जाता है, पर उसके सास ससुर गांव वापस नहीं जाते हैं। अब काम करने में बहू को परेशानी होने लगती है।
2 साल अकेले रहने के कारण अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे रहती थी। कोई कहने सुनने वाला भी नहीं था, लेकिन अब सुबह जल्दी उठो, नाश्ता बनाओ तो उसे परेशानी होती थी। आयशा खुद से बड़बड़ा रही थी, पता नहीं और कितने दिन रुकेंगे। एक तो अचानक आ गए, ऊपर से जाने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। कब जाएंगे कुछ बताया भी नहीं। मैं तो थक गई हूँ रोज रोज का इतना सारा खाना बनाते बनाते, बर्तन धोते धोते और इन सब की जी हुजूरी करते करते। ऑफिस से आए तो बात करती हूँ और पूछती हूँ कि माँ बाबूजी कब वापस जा रहे हैं। शाम को जब अरविंद ऑफिस से आया तो आयशा उससे पूछती है कि माँ बाबूजी गांव कब जाएंगे। तो अरविंद थोड़ा गुस्सा होकर कहता है, जब उन्हें जाना होगा चले जाएंगे, उनका अपना घर है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो आयशा कहती है, ठीक है। इसी तरह 2 महीने निकल जाते हैं। आयशा काम करते हुए बड़बड़ करती रहती, जबकि उसके कामों में उसकी सास बराबरी से हाथ बटा दिया करती थी। बर्तन धो दिया करती थी, किचन की साफ सफाई कर दिया करती थी। अचार मुरब्बे जो भी डालने होते, पापड़ बनाने होते, धनिया मिर्च को सुखाना, सब्जियों को साफ करना, यह सारा काम किरण जी कर देती थी। फिर भी आयशा को उनके साथ रहने में परेशानी हो रही थी। अरविंद ऑफिस से आया तो आयशा उससे कहती है कि मैं अब और ऐसे नहीं रह सकती, या तो माँ बाबूजी को गांव छोड़कर आओ, नहीं तो मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। यह सुनकर अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाता। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी ऐसा भी सोच सकती है। अरविंद गुस्सा होकर कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यह तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तो आयशा बोलती है, तुमने जो सुना वही सही है। मैं तुम्हारी माँ बाबूजी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे पहले की तरह रहना है। मुझे अपनी आज़ादी प्यारी है। तुम्हारी माँ बाबूजी के आने से मेरे ऊपर बंधन बन गया है। मैं अपनी आज़ादी से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना। फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तुम उन्हें वापस भेज दो, नहीं तो फिर मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। रहो तुम इधर ही अपने माँ बाबूजी के साथ। आयशा की बातें सुनकर अरविंद परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आयशा ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। उसकी आंखों से नींद गायब थी। सुबह अरविंद अपनी माँ बाबूजी के पास जाता है और दोनों को देखता है। दोनों देखते हैं कि उसकी आंखें लाल हैं। उसके चेहरे से लगता है कि जैसे वह पूरी रात सोया ही ना हो। बाबूजी उसे देखकर पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, क्या बात है, रात को नींद नहीं आई क्या तुम्हें? अरविंद कहता है, नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, और तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। विनोद जी और किरण जी देखते हैं कि उनका बेटा कुछ परेशान है, चुपचाप रहने लगा है और ज्यादा बात भी नहीं करता। इधर बहू भी चुप चुप सी ही थी। वह ज्यादा बात नहीं कर रही थी और सारे काम करते ही फौरन अपने कमरे में चली जाती थी। तो विनोद और किरण को शक होने लगा। हाँ किरण, जरूर कोई बात है जो हमारे बेटा बहू हमसे छुपा रहे हैं। शाम को अरविंद ऑफिस से घर आता है तो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और बाबूजी से बात भी नहीं करता। बाबूजी बहाने से अरविंद के कमरे के बाहर खड़े हो जाते हैं और कुछ सुनने की कोशिश करते हैं। आयशा अरविंद से कह रही थी, क्या आपने बाबूजी से बात की कि वो गांव वापस कब जा रहे हैं? आपने 2 हफ्ते कर दिए। अगर आपने कल बाबूजी से बात नहीं की तो मैं परसों ही अपने मायके चली जाऊंगी। तो अरविंद कहता है, मैं बाबूजी से क्या कहूँ कि वह अपना घर छोड़कर यहाँ से गांव चले जाएं? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तो आयशा गुस्से में कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, मैं घर में सबके साथ नहीं रह सकती। बाबूजी को गांव जाना तो होगा ही, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। यह सुनते ही विनोद जी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह अपनी बहू को बेटी की तरह समझते थे। उन्होंने ही यह घर बनाया था और इस पर अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। विनोद जी के कदम डगमगाने लगे थे, मानो उनका दिल बाहर निकल कर आ गया हो। बहू बेटे को धमका रही थी। उन्होंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उनका सर चकराने लगता है और वह वहीं बैठ जाते हैं। फिर खुद को संभालते हुए चुपचाप अपने कमरे में आ जाते हैं। विनोद जी की सोच बहुत व्यवहारिक थी। वह धैर्यशील व्यक्ति थे। वह जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। किरण जी परेशान होकर कहती हैं, अब क्या होगा?
तो विनोद जी कहते हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। देखो, अब हम इस बुढ़ापे में अकेले तो नहीं रह सकते हैं, हमें अपने बेटे बहू के साथ ही रहना है, तो हमें कोई ना कोई हल ज़रूर निकालना पड़ेगा। हम अपने बेटे का घर भी नहीं तोड़ सकते और यहीं रहेंगे, और बहू भी हमारे साथ ही रहेगी, बस बहू को सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। विनोद जी सोच विचार कर रहे थे। वह अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम हमारे बेटे से कोई बात मत करना और ना ही बहू से कोई बात करना, मैं 1-2 दिन में कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। किरण जी हाँ में हाँ मिला देती हैं। 2 दिन बाद 11 बजे के करीब घंटी बजती है। विनोद जी जाकर गेट खोलते हैं तो 2 आदमी उनसे मिलने के लिए आते हैं। विनोद जी उन्हें पूरा घर दिखाते हैं और घर देखने के बाद भी दोनों विनोद जी से कुछ बात करके वहां से चले जाते हैं। जब रात को अरविंद घर वापस आता है तो आयशा उसे बताती है कि कोई 2 आदमी घर आए थे और बाबूजी ने उन्हें पूरा घर दिखाया था। अगले दिन रविवार का दिन था। बाबूजी कहते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। अरविंद पूछता है, क्या दिखाना है बाबूजी? तो वह कहते हैं, यह सरप्राइज है, तुम्हें वहीं जाकर पता चलेगा। जल्दी से तैयार हो जाओ और बहू को भी कह दो जल्दी से तैयार हो जाए, हमें अभी निकलना है। सब गाड़ी में बैठ जाते हैं और बड़ी अजीब सी जगह पहुंचते हैं। काफी दूर चलने के बाद मंजिल की इमारत आती है। वह दोनों को लेकर वहां जाते हैं। 5वीं मंजिल पर पहुंचकर एक कमरे का दरवाजा खोलते हैं। उन दोनों को अंदर ले जाकर विनोद जी कहते हैं, तुम दोनों यहीं रहोगे, यह इस कमरे की चाबी है। बाथरूम का इंतजाम कर दिया है मैंने और 2 महीने का किराया भी दे दिया है, आगे तुम खुद भरना। इतना सुनते ही दोनों को बड़ा झटका लगता है। अरविंद कहता है, आप क्या कह रहे हैं बाबूजी, हम इस घर में क्यों रहेंगे, हमारा तो अपना बड़ा घर है। तो बाबूजी बोले, बेटा वह घर तुम्हारा नहीं है, हमारा है, हमारी मेहनत का बनाया हुआ घर है और उस घर की डील पक्की हो गई है। हम उसे बेचकर कल गांव वापस जा रहे हैं। अब यह घर तुम्हारा है, इसमें आराम से रहो, खाओ पियो और तुम्हारी इस घर में अकेले जिंदगी गुजर बसर हो जाएगी। तुम्हें इतने बड़े घर की जरूरत नहीं। और आयशा बेटा, तुम्हें हमारा अपने साथ रहना पसंद नहीं है तो मत रहो, तुम्हारा पति हमारा बेटा हमने तुम्हें सौंप दिया, अब तुम चैन से जिंदगी गुजारो। बाबूजी यह कहकर वहां से चले गए। बाबूजी के जाने के बाद अरविंद गुस्सा होकर कहता है, यह सब तुम्हारा किया धरा है, बाबूजी ने शायद हमारी बातें सुन ली थी, अब रहो तुम इस घर में। उनका पूरा दिन झगड़े में ही बिना खाए पिए निकल गया। आयशा सोच रही थी, कहाँ हमारा साफ सुथरा वातावरण वाला लोन वाला घर, कहाँ यह छोटा सा घर। वह छत की तरफ देखती तो मच्छर भी घूम रहे थे, घुटन और गर्मी भी इतनी थी कि क्या बताएं। आयशा सोचती है कि मैं अरविंद की कमाई से आधा बचा कर भी पूरी जिंदगी जोड़ती रही तब भी वैसा घर नहीं बना पाऊंगी, और हमारे बेटे के भविष्य का क्या होगा। अरविंद की कमाई से तो हम सिर्फ खाना पीना ही कर सकते हैं, बेटे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तभी एक मच्छर आयशा के गाल पर काट लेता है। आयशा रोने लगती है। अरविंद आराम से सोया हुआ होता है। आयशा अरविंद को जगाने लगती है, तुम आराम से सो रहे हो, मेरी नींद खराब हो गई है, मुझे इस नरक में लाकर बिठा दिया तुमने, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, अपने सास ससुर के पास। दोनों की खूब तू मैं होने के बाद तय होता है कि वह माँ बाबूजी के पास जाएंगे, और आयशा और अरविंद बेटे को लेने के बहाने बाबूजी के घर जाते हैं। माँ बाबूजी आराम से बैठकर चाय पी रहे थे, बेटा सो रहा था। वह बाबूजी को प्रणाम करते हैं तो बाबूजी पूछते हैं कि कैसे आना हुआ। तो बहू कहती है, हम आपके पास ही रहने आए हैं बाबूजी, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। अरविंद का कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है, मैंने ही आपको गांव भेजने के लिए कहा था। अरविंद तो आपको यहाँ से भेजने के लिए भी तैयार नहीं थे। माँ जी घर का आधा काम करती थी, लेकिन फिर भी मुझे आप दोनों का यहाँ रहना पसंद नहीं था। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बाबूजी, अपनी बेटी समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ बाबूजी ने आयशा को अपने सीने से लगा लिया और बोले, बेटी आयशा, तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो, पर यह हमने सिर्फ इसलिए किया ताकि हम तुम्हें गलती का एहसास करा सकें। तुम्हें एहसास हो गया, यही सबसे बड़ी बात है, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, हम सब एक साथ रहेंगे। तो बाबूजी ने ठहाका लगाते हुए कहा, लेकिन मच्छरों के साथ रात तो अच्छी गुजरी ना। सब हंसने लगे। इसी तरह उनका पूरा परिवार फिर से एक हो गया और फिर सब उसी घर में एक साथ रहने लगे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।